ओके सही फोकस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम सैन साहब। जी आदिल जुल्फा साहब वालेकुम सलाम। या इतनी क्लियरेंस नहीं है इसमें ना, वो थोड़ा सा गहरा होता है उसमें, वो सही है इसकी वो चेंज करवा दो अभी। कलर थोड़ी वो आतिफ मैं कह देता हूँ उसामा से, आपको भी रिप्लाई करता है। ये उसामा से कहिएगा जरा, उसामा को मैसेज कर, आतिफ अब्बास साहब को मैसेज करें कि मैसेज का रिप्लाई। जी बेटा, आप जो कल पढ़ रहे थे उसकी बेस पे क्वेश्चन करना है यार। रकानी अपनी बुक में से पेज नंबर 41 निकाल लें, स्टार्ट ले लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर अजम कंपनी, सब इकट्ठे प्लीज स्टार्ट लें, बिस्मिल्लाह पढ़ना। फर्स्ट लाइन से शुरू करें सर। बेटा मेरा ख्याल है आवाज ठीक है, सब लोग कह रहे हैं। काइंडली अगर किसी को अगर आवाज का इशू है थोड़ा सा जरा अपना इंडिविजुअली चेक करना कनेक्शंस वगैरह और अपनी डिवाइसेस जरा, ठीक है बेटा प्लीज। इनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरे सामने तो सबके रिप्लाईज आए होते हैं, तो अगर तो सबका इशू हो तो फिर तो मैं अकॉर्डिंगली करेक्शन कर लेता हूँ, लेकिन अगर इंडिविजुअल आपके इश्यूज हैं तो प्लीज जरा खुद से जरा रिजॉल्व कीजिएगा। जी सर, क्वेश्चन नंबर 1। जी ठीक है बेटा, वो अगर इंडिविजुअल इश्यूज हैं बस उनसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये डियर अजहरिन कंपनी के नाम से फर्स्ट लाइन से सवाल पढ़ें, फिर इसकी रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं। जो कल पढ़ा था प्लीज सही रिवाइज करना मेरे साथ, क्वेश्चन सॉल्व करना। अजहरिन कंपनी आर importers of a particular item. Accountant of the company has prepared the sentence को underline कर लें। Accountant of the company has prepared profit and loss account simply means income statement following average method for valuation of closing inventory. अब average method means weighted average method, weighted average। तो कंपनी के अकाउंटेंट ने एक इनकम स्टेटमेंट बना ली है, हैज प्रिपेयर्ड यूजिंग एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप अगर नीचे देखें तो यहाँ एक आपको इनकम स्टेटमेंट नजर आएगी। कैसे? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑन एवरेज मेथड इफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज एज फॉलोस। ठीक है कि इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, इस इनकम स्टेटमेंट को बनाते हुए क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए उसने एवरेज मेथड यूज किया हुआ है। जरा देखें इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग है, फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है, फिर ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए इनकम स्टेटमेंट बेटा बनी हुई है, लेकिन किस मेथड से बनी हुई है? एवरेज मेथड से। वापस ऊपर आ जाएगा। देन फिर एक टेबल हमारे सामने है जिसमें पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, डेट क्वांटिटी और अमाउंट की हेडिंग्स हैं कॉलम्स में। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी दी हुई है 1000, फिर परचेजेस उसकी अमाउंट नहीं दी हुई, लेकिन ये क्वांटिटी अगर 1000 है तो उसकी अमाउंट शायद ये 560 होनी चाहिए ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट। सॉरी, ये ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ तक ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी अगर 1000 है तो 560 इसकी अमाउंट नीचे इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रही है। बात समझ आ गई? प्लीज बताइए जरा। देन आगे चलिएगा, ठीक है, थैंक यू। पार्टिसिपेट किया करें प्लीज सब लोग, अपना यस वाई वाई एन वगैरह में मैसेज रिस्पॉन्ड किया करें। देन बेटा फिर परचेजेस की डेट्स हैं 5 जुलाई, 10 सितंबर, 26 दिसंबर वगैरह वगैरह वगैरह। जी वो अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे अपना।
तो डिफरेंट डेट्स पे फिर क्वांटिटी परचेज भी है और इन क्वांटिटी परचेज के सामने अमाउंट्स दी हुई है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़े तो शायद हम हर रिस्पेक्टिव क्वांटिटी की ऑब्वियसली परचेज कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। देन उसके बाद सोल्ड क्वांटिटी है, और सोल्ड क्वांटिटी की अगर सेल प्राइस के एंगल से सोचा जाए तो ये शायद इनकम स्टेटमेंट में है। सेल कैसे बनती है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट बनाए, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। ऊपर जो इसने वेटेड एवरेज मेथड लिखा है, ये जो वेटेड एवरेज 5 हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले एकदम दिनों में, इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एक FIFO भी है और एक वेटेड एवरेज भी है। तो उसने ये जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट की हुई है, ये लग रहा है इस सारी डिस्कशन में कि इसने वेटेड एवरेज से कैलकुलेट की हुई है। ठीक है माय डियर, यहां तक सबको समझ आ रहा है? प्लीज क्या हो रहा है? यहां तक जो डेटा पढ़ा हमने, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी की रह गई? देन सर जी अब लास्ट में इसकी फिर रिक्वायरमेंट पड़े, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, नॉन नेट प्रॉफिट तक कैलकुलेट होगा। आए इधर इनकम स्टेटमेंट में पढ़े हमने क्या, सॉरी रिक्वायरमेंट में पढ़े हमने क्या करना है, प्रिपेयर रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवाइज्ड का मतलब दोबारा बनाएं, क्या बनाएं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट मींस इनकम स्टेटमेंट बनाएं, दोबारा एक इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है बेस्ड ऑन FIFO। हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो FIFO की बेस पे है, फॉर इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट, FIFO से कॉस्ट निकाल लेंगे, और फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कह रहा है व्हिच एवर इज लोअर। मतलब हमसे क्या क्या रिक्वायर्ड है कि FIFO से कॉस्ट निकालें और फिर NRV भी कैलकुलेट करें, और ऑब्वियसली उसमें से लोअर सेलेक्ट करें। लोअर सेलेक्ट करने से क्या होता है, अगर कॉस्ट लोअर है तो गेन फिर इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं होता है, और अगर NRV लोअर है तो लोअर लिखने से लॉस रिकॉर्ड हो जाता है। देन फिर अगर हमें जरूरत पड़े तो सेलिंग एक्सपेंसेस की उसने एक परसेंटेज भी दे दी है, और फिर उसने आपको एक ईयर एंड भी बता दिया है कि 30 जून 2003 इसमें ईयर एंड है। ऑब्वियसली फिर स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1 जुलाई 2012, और ये फिर ईयर एंड हो जाएगा 30 जून 2003। यहां तक जितनी मैंने बातें की हैं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सबको बात समझ आ गई माय डियर? जी मिस्टर मनान, ऐसे ना किया करें माय डियर। 2002 सॉरी मैंने जरा मान लगा दिए 2002 से 3 तक। अच्छा एक ठीक है वो मैंने कर ली। देन बेटा अब इसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये रिक्वायर्ड है, आपका एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर करके दीजिएगा। देखिए उसने हमसे कहा कि इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाएं और FIFO लोअर ऑफ कॉस्ट NRV की बेस पे बनाएं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले 1 मिनट जरा ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट सामने रख के मुझे ये बता दें कि क्या सेल में, ओपनिंग स्टॉक में, परचेजेस में कुछ चेंज आएगा FIFO की वजह से? एक और चीज सोच के जरा, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में कुछ चेंज आएगा? नहीं बेटा हमजा, नहीं बेटा आदिल, नहीं यार अब्दुल रहमान साहब, नहीं मिस्टर शारिक, प्लीज जिन हजरात के मैंने नाम बोलने हैं आपने मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुनी। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिस ईयर में कोई चेंज आएगा? जी जिनके मैं नाम बोले दोबारा बताएंगे मेरे को। मिस्टर हयात 2% लिखा हुआ है, क्या जो 2% एक्सपेंसेस सेल के, वैसे तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, सिर्फ सेलिंग नहीं, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या इस पीरियड के जितने ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 2% इस पीरियड के इनकम स्टेटमेंट में आ गए हैं? आ गए होने चाहिए। हजरात के मैं नाम बोल रहा हूँ मैं जरा, आपने खास तौर पे रिस्पॉन्ड करना। मिस्टर हयात, मोहम्मद हयात,
तो बेटा वो तो ऑलरेडी फिगर इसमें आ गई होगी। तो क्या हम जब लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी की बेस पे वर्किंग करेंगे तो क्या फ्यूचर के एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे? जी हुसैन वाला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल और है, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि क्या एनआरबी की वर्किंग में एक्सपेंसेस आएंगे या नहीं, वो बात एक अलग है। क्या हमारी इस वर्किंग से हमारे इस साल के ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस फाइफो या वेटेड एवरेज या वेटेड एवरेज से फाइफो में आने की वजह से चेंज होंगे? आई थिंक मेरा आंसर ये है कि इस साल के एक्सपेंस यही रहेंगे, चाहे हम फाइफो से मेथड से यूज करें या हम वेटेड एवरेज मेथड यूज करें। हाँ, अगर ऑब्वियसली हमने एनआरबी की वर्किंग करनी उसकी बात और है। माय डियर मिस्टर मुजम्मिल, अगर हम इस साल की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्या इस साल की इनकम स्टेटमेंट को बनाते हुए फ्यूचर के सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे इनकम स्टेटमेंट में? हरगिज नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहे हैं, वो एनआरबी की वर्किंग में आते हैं, और एनआरबी की वर्किंग इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। एनआरबी की वर्किंग करके जो लोअर फिगर बनती है, बस वो फिगर इनकम स्टेटमेंट में आती है। ठीक है मिस्टर मुजम्मिल, इस साल की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इसी साल के खर्चे आने चाहिए, अगले साल के खर्चे सिर्फ एनआरबी की वर्किंग में कंसिडर होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि फ्यूचर में गेन है या लॉस है। ठीक है मुजम्मिल, समझ आ गया प्लीज? ठीक है मिस्टर मुजम्मिल, मिस्टर हयात एक्सेट्रा। नहीं, मैं भी वही कहना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे आप लोग। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे एक फाइनल सेंटेंस में से सुनना, यकीनन आप लोग कुछ बता भी रहे थे। हमारी फाइफो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी, फाइफो से कॉस्ट और एनआरबी की वर्किंग से अगर कोई चेंज आया तो वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आने से ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल बदलेगी, उसकी वजह से ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट बदलेगा, और उसकी वजह से हो सकता है नेट प्रॉफिट बदल जाए, लेकिन सेल, ओपनिंग, परचेजेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज की वजह से नहीं होगा ये काम। ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बदलने अकॉर्डिंगली हमारी फिगर्स चेंज होंगी। फाइनली अब सब कुछ फिलहाल क्लियर हो गया है। अब फाइनल बता दें, मैंने हर एंगल से कोशिश की है, बाकी अब इसे डेफिनेटली सॉल्व करते हैं। आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी किसी की? अगर किसी की कंफ्यूजन है तो वो सवाल पूछ ले। ठीक है, अब चले आगे। अब बेटा उसने क्वेश्चन में कहा है कि एवरेज मेथड है, क्वेश्चन में उसने कहा कि एवरेज मेथड है, और हमसे ये रिक्वायर्ड है कि हम फाइफो से वर्किंग करें। ऑब्वियसली अगर एग्जामिनर हमें ये कह रहा है कि फाइफो मेथड्स सॉरी वेटेड एवरेज से बना हुआ है, तो हमें बेटा कोई ऐसे चेक करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम छोटी सी एक रिवीजन कर लें कि वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है और वो कैसे अप्लाई हो गया है। ऑब्वियसली हमने फाइफो से वर्किंग करनी है, मैं लेकिन चाहता ही हूं कि हम जरा वेटेड एवरेज मेथड जरा रुक के 1 मिनट रिवाइज कर लें और अपने आप को जरा कॉन्फिडेंस डेवलप, अपने आप में जरा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लें कि क्या जो पहले वर्किंग हुई है उसको हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं या नहीं। तो जस्ट 1 मिनट के लिए मैं आपको जरा वेटेड एवरेज मेथड रिवाइज करवाना चाहता हूं, और उसके लिए मैं जो कुछ लिखूंगा, मेरा ख्याल है ये लिखने की ऐसा आपको जरूरत नहीं है, आप जरा समझने पे फोकस रखिएगा। हाँ, कैलकुलेटर्स पकड़ लें, आपने वर्किंग करनी है। ये वेटेड एवरेज मेथड वर्किंग हो तो सबसे पहले आपको याद होगा कि एक रेट निकलता है, तो रेट का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक अमाउंट फुल कंसंट्रेट प्लस परचेजेस, और परचेजेस सारे पीरियड की जिस टाइम पीरियड की आप वर्किंग कर रहे हो, 50,786,000। जी आवाज अब ठीक है? मैंने कैमरा इसलिए ऑफ कर दिया है, शायद नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अब जरा काइंडली बताइएगा आवाज ठीक है? प्लीज एक दफा दोबारा बता दीजिएगा आवाज ठीक है? तो कैमरा बेटा मैंने इसलिए ऑफ कर दिया है कि वो शायद नेट का इशू है,
तो देयरफॉर ये ना हो कि आपको अदरवाइज बात ना समझ आए। चले, वेटेड एवरेज बेटा आप रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। वेटेड एवरेज माय डियर हम रिवाइज कर रहे थे, फॉर्मूला जेन में लाएं, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस परचेजेस अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, कंसंट्रेट करें और प्लस फिर कर रहे हैं ये ओपनिंग स्टॉक अमाउंट परचेजेस की अमाउंट मुझे स्टेटमेंट से नजर आई है, ओपनिंग क्वांटिटी 1000, देन हमें परचेज क्वांटिटी जरा प्लस करनी है, परचेजेस नहीं हुई है, क्वांटिटी प्लस करें जरा, काइंडली सब लोग आंसर बताएं। जी माय डियर टोटल करके मुझे आंसर बताएं कि परचेज क्वांटिटी टोटल कितनी है। 5000 प्लस 14000 प्लस 9500, सिर्फ परचेज क्वांटिटी कह रहा हूँ, प्लस 18600 प्लस 15600 एंड प्लस 10100, 72800, ठीक है जी। सारी फिगर्स मिल गई प्लीज सबको, ना करें मुझे भी ये नहीं चाहिए जो आप बता रहे हैं, प्लीज जस्ट अ मिनट, मेरी सारी फिगर्स ओके हैं, प्लीज सबको मिल गया डेटा, फिगर्स का इशू तो नहीं है। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस परचेज अमाउंट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड प्लस परचेजेस क्वांटिटी। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो भी रेट आएगा, वो जो भी आप रेट निकालेंगे, क्या वो रेट 16800 मींस क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके फिर हमारा सी अमाउंट आ जानी चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट जरा वर्किंग करें, एक रेट निकालें, कैलकुलेटर पे, लेकिन प्लीज मैथमेटिक्स सही करिएगा। 560 प्लस 50786 000, एक टोटल हो जाएगा, फिर टोटल डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ओपनिंग मिला के 73800 हो जाएगी। जी बेटा जो भी रेट आ रहा है इसको आप लिखने की बजाय जो भी रेट है स्ट्रेट अवे अगर 16800 से मल्टीप्लाई करें, जो रेट आ जाता है जब उसे आप क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी को से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वो आंसर आ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट्स में आ रहा है 33, लेकिन राउंड ऑफ किया हुआ है। तो सबको बेटा पता चल गया प्लीज कि वेटेड एवरेज रिवाइज हो गया ज़हन में, पहले रेट निकाला जाता है और फिर रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट कर ली जाती है। तो क्या अब हम फाइनली ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये वेटेड एवरेज इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू माय डियर यहां से आ रही है, मॉस बेटा दिस इज नॉट द वे, आप लोग उस तरह से नहीं कंसंट्रेट करें जिस तरह रिक्वायर्ड है। अब्दुल्ला प्लीज ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट नहीं गिवन, क्यों नहीं गिवन यार, ये सामने गिवन है यार, प्लीज मिस्टर अब्दुल्ला दिस इज नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्लीज ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ये 560 गिवन है। प्लीज सर जी दिस इज नॉट द वे ऑफ स्टडी सर, प्लीज हैप्पैज़ार्ड साथ साथ नहीं चल पा रहे आप। ठीक है मैडम, वेटेड एवरेज से क्लियर हो गया, अब रजिस्टर खोलें, हम इसे 54 और लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी के बेस पे वर्कआउट करते हैं। जी डियर, अगर बिजनेस नेम अवेलेबल हो तो वो लिखना चाहिए, फर्स्ट लाइन पढ़ें, लिखा हुआ अजहर एंड कंपनी, अजहर एंड कंपनी साथ साथ में रहेगा। फिर बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है विच सिंपली मींस इनकम स्टेटमेंट, लेकिन अगर कभी कभी वो वर्ड भी लिख रहे हैं जो एग्जामिनर ने यूज किया है तो मेरा ख्याल अगर याद हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर वो कहे कभी तो इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली निकलेगा। किस साल की बनानी है, लास्ट लाइन पढ़े, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023।
अब एक इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, हमसे रिक्वायर्ड है कि हम रिवाइज बनाएं, जो अनचेंज फिगर्स आनी है, स्पीड अप हो जाए, लिखने ढूंढे 41,325, 41,325 000, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाए, ओपनिंग स्टॉक 560, वेटेड एवरेज FIFO का जो डिफरेंस आना है वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में आना है, ओपनिंग स्टॉक 5,60,000 प्लस परचेजेस गिवन है 50,50786,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि मेथड चेंज हो रहा है तो इसके लिए कोई रेफरेंस लिखना है, कोई वर्किंग ब्रैकेट में लिख दें कोई वर्किंग, पहले हम वर्किंग्स में जाके फिगर फाइंड आउट करते हैं और फिर वापस आके उस फिगर को यहाँ प्लेस करके अपनी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। जब यहां तक लिख लेंगे तो मुझे जरा बताइएगा, फिर मैं वर्किंग शुरू करना चाह रहा हूँ। आप लोग इस तरह कीजिएगा, जहां तक आप पहुंच जाएंगे उसके नीचे फिर 5-6 लाइन्स रख दीजिएगा, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आना है, एक्सपेंसेस लिख के नेट प्रॉफिट निकालना, तो 5-6 लाइनें नीचे रख लें, फिर एक वर्किंग की हेडिंग लिखना। एक बात सुनना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना इतना इशू नहीं, वो आप देख के लिख लेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स लिखें। मेथड 5 वेटेड एवरेज जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स विल रिमेन सेम। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स वही है तो पढ़े, तो 16,800। नेक्स्ट, अब बेटा और फिर इसका कंपैरिजन चाहिए विद एनआरवी, और फिर जो भी फिगर आएगी। ये आवाज का इशू आ रहा है तो ये बताया करो नहीं यार, ये साथ वाले रूम में हो रही आवाज। जस्ट एक मिनट जरा, नवीन बताया छुट्टी पे है। ये साथ वाले रूम में इसमें क्लास हो रही अलीमा से, जरा देखेंगे एक मिनट। नहीं मैं उनका नेट यूज करना एक फर्स्ट फ्लोर के नाम से। जी सॉरी बेटा फॉर इनकन्वीनियंस, जस्ट एक मिनट। हो रही जी सर, आपको आवाज ठीक है माय डियर?
जी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जहां बात चल रही थी पहुंची थी वहीं से दोबारा स्टार्ट करना। जी सर वर्किंग एक हो रही थी जी, अब काइंडली वर्किंग हो रही थी कि क्लोजिंग स्टॉक की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 16,800। तो यूनिट्स बेटा वही रहेंगे, फाइफो या BTW में यूनिट्स नहीं चेंज होंगे, तो साल के एंड में पड़े आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स वही हैं, ठीक है। देन अब जब यूनिट्स आ जाते हैं तो फिर दो काम स्टॉक के एंगल से किए जाते हैं। नंबर वन, इनकी कॉस्ट फाइंड आउट होती है, और नंबर टू फिर उसका कंपैरिजन एनआरबी से होता है। अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है कि हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे फाइफो से और फिर उसका एक कंपैरिजन करेंगे एनआरबी से। तो नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिख के इकट्ठे हो जाए, कॉस्ट बाय यूजिंग फाइफो मेथड की अब मेरे साथ आपने वर्किंग जरा अंडरस्टैंड करनी है। काइंडली जरा जब हेडिंग्स वगैरह लिख लेंगे तो प्लीज थोड़ा सा मुझे जरा बता दीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइप इस ना किया करें, ऐसे टाइम वेस्ट होता है, या सिर्फ वाई या एन को लिख दिया करें, मुझे जरा आइडिया ताकि हो जाए कि आप सब लोग इकट्ठे हैं। देन अब आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है थैंक यू, आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली अगर आप लिखने की बजाय पहले समझने पर फोकस करें तो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा। बस ठीक है बेटा, ओके मुझे आइडिया हो गया। अब बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अपने जिम्मे सही रिवाइज करना आपने। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि इट इज अज्यूम दैट द आइटम्स परचेज्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। तो इसके बड़ा दो वेज होते हैं, हम दोबारा एक दफा रुक के वो दोनों वेज जरा रिवाइज कर लेंगे जहन में। जी हुसैन वो ठीक है सब आपकी बातें, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें, मैं चाह रहा हूँ जरा सब बच्चों से इतना रिवाइज हो जाए। इसका वे नंबर एक ये है, फर्स्ट मेथड फर्स्ट इसका वे ये हो सकता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करने का कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 57,000। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब ये यूनिट्स तो सेल हुए मींस हमने बेचे हैं, मींस हमारे बिजनेस से आउट हुए हैं। तो इसका एक ब्रेकअप क्या हो सकता है, जो पहले आए होंगे वही पहले सेल हुए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपसे रिक्वेस्ट है जरा कैलकुलेटर अगर हाथ में पकड़े आप, तो सबसे पुरानी परचेज तो ओपनिंग है, इसको नहीं भूलना है। ये तो पिछले पीरियड में परचेज हुए होंगे जो अभी तक सेल नहीं हुए थे। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले 57,000 में 1,000 यूनिट सेल हुए होंगे। अब आपने 57,000 मेरे पूरे करवाने हैं, कैलकुलेटर हाथ में रखें, गिनते जाएं, मैं साथ साथ प्लस करके बोलूंगा। तो 1,000 पहले बिके होंगे, आगे चलते हैं, आप सब डेट वाइज लिखा हुआ है, डेट वाइज अरेंजमेंट हुआ हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे 5,000 यूनिट्स से परचेज जो हुए होंगे वो सेल हुए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन कितने हो गए यहाँ तक 16,000, फिर 14,000 भी सेल हो गए होंगे, टोटल कितने हो गए कैलकुलेटर रखे आपने 20,000। 1,000 पहले सेल हुए, फिर 5 हुए, 6 हो गए, 14 हुए, 20 हो गए, कितने पूरे करने 57। फिर 9,500 भी सेल हुए होने चाहिए अकॉर्डिंग टू FIFO, मींस 29,500। अब जरा गेम सीरीज आ रही है, प्लस 18,600 अगर आप करेंगे तो 29,500 प्लस 18,600, यहां तक मुझे आपका आंसर चाहिए जरा, यहां तक प्लस करके कितना आंसर कैलकुलेटर पे आ रहा है, चाहिए चाहिए मुझे, चाहिए चाहिए प्लीज, चाहिए 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 48,100 प्लीज, 48,100। अब टोटल है 57,000। नेक्स्ट परचेज और से देखनी है, नेक्स्ट परचेज है 15,600 यूनिट्स की, और सारे सेल नहीं हुए होंगे। अब 48,100 मुझे बता रहे थे, 48,100 जो मुझे आप लोग बता रहे थे, टोटल सोल्ड है 57,000, तो 15,600 सारे सेल नहीं हो सकते। इन दोनों का डिफरेंस लें, 48,100 माइनस 57,000, टोटल डिफरेंस कितना आता है प्लीज बताएं सारे। ना करें हुसैन, ऐसे ना करें प्लीज, ऐसे ना करें, ना करें, ना करें प्लीज, सीरियस लें। 48,100 माइनस 57,000 कितना डिफरेंस आता है 8,900। और सुनना है, ये फर्दर 8,900 यूनिट सोल्ड हुए हैं, कहां से सेल हुए होंगे 15,600 में से
लेकिन 15,600 में से अगर 8900 सोल्ड है तो डिफरेंस ने 15,600 माइनस 8900 इस डिफरेंस ने 6700 के यूनिट स्टॉक में पड़े होंगे फ्रॉम द सेकंड लास्ट परचेज। तो क्या ये 10,100 एज इट इज पड़े होंगे? ये जो 16,800 स्टॉक पड़ा है इसमें से सेकंड लास्ट परचेज में से 6,700 यूनिट्स बिके होने चाहिए, 10,100 यूनिट्स एज इट इज आखिरी परचेज स्टॉक में पड़े होने चाहिए। दोनों को प्लस करके देखें, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या 16,800 का फिर कोई ब्रेकअप हमें मिल गया है? सबसे पहले मुझे ये बताना है यहां तक मेरी वर्किंग क्लियर हुई है कुछ? बेटा शिराज वर्किंग सही करो यार। 6700 है और 10,100 है। सबको ये मेरी वर्किंग का ब्रेकअप समझ आ गया है? एक दफा तो मेरा ख्याल है जरा रिवीजन अगर करने दोबारा सुन लें, अगर किसी का इशू है सुने एक मिनट दोबारा। तरीका बेटा क्या है? मेथड नंबर 1 कैन बी क्या है कि आप सोल्ड यूनिट्स देखें, आप सोल्ड यूनिट्स देखें वो है 57,000। सोल्ड यूनिट्स अगर 57,000 है, ये है आउट। अब हमने ये देख रहे हैं कि कौन से पहले इन हुए थे जो आउट हुए होंगे। तो क्या तरीका है? ओपनिंग से स्टार्ट ले लें, दोबारा कर ले जिन लोगों को क्लियर नहीं है। 1000 पहले थे, ये पहले बिके होंगे, फिर 5000 टोटल हो गया 6000, 14,000 20,000 हो गया, फिर 9,500 ऐड हो गए 29,500 हो गया, फिर 16,800 ऐड होके 48,100 हो गया। फिर उसके बाद हमने एक वर्किंग ये की कि नेक्स्ट परचेज नजर आ रही है 15,600 यूनिट्स की, लेकिन हमारी यूनिट सोल्ड है टोटल 57,000, तो 48,100 तो यहाँ तक हो गए हैं, यहाँ तक हो गए हैं। तो हमने जब डिफरेंस लिया तो पता चला कि 8900 और बिके होंगे। तो वो बेटा कहाँ से बिक सकते हैं? नेक्स्ट 15,600 में से। तो 89,600 अगर 15,600 में से बिके होंगे तो हमने रिमेनिंग फाइंड आउट कर लिए 6,700। अब टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है 16,800, तो सेकंड लास्ट परचेज में से सारे नहीं, सिर्फ 6,700 बचे होंगे और 10,100 वाले यूनिट्स हैं वो एज इट इज स्टॉक में पड़े होंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी सोल्ड है उसको तो हमने फाइनल कर लिया है। ठीक है मिस्टर फैजान, अब आपको फाइनल समझ आ गया है? किसी और के भी अगर इशू था तो प्लीज, इशू रिजॉल्व हो गया है? फैजान खासतौर पे आप यार। अब इसका एक और वे भी था यार, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, काइंडली प्लीज रुक जाए, प्लीज रुक जाए, प्लीज रुक जाए। अब इसका एक बड़ा दूसरा भी ये था कि इंस्टेड ऑफ दिस डिटेल वर्किंग, FIFO मेथड से अगर वर्किंग करेंगे तो चूंकि पहले तो सेल हो जाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अनदर अल्टरनेट वेज कि हम क्लोजिंग स्टॉक ज़हन में रख लें 16,800 और एक रिवर्स वर्किंग शुरू कर लें। रिवर्स वर्किंग इन सेंस कि पहले वाले यूनिट्स बिक गए होंगे तो स्टॉक फिर लेटेस्ट परचेजेस में से पड़ा होगा। ये वर्ड किसी को याद है? ये वर्ड किसी को याद? लेटेस्ट परचेजेस से पड़ा होगा, स्टॉक लेटेस्ट परचेज में से बचा होगा। तो एक बड़ा ऑल्टरनेट वे ये है, हाँ जी लास्ट लेटेस्ट, एक बड़ा ऑल्टरनेट वे ये है कि 16,800 को सामने रख लें और सबसे लास्ट परचेज है 10,100, ये सारे यूनिट्स तो स्टॉक के अंदर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यूनिट्स क्लोजिंग के ज्यादा है 16,800 और ये है लास्ट परचेज है 10,100, तो कितने रिमेनिंग और यूनिट्स बचे हुए हैं? 6,700। प्लीज सॉल्व करें, डिफरेंस लें। तो 6,700 बेटा फिर कहां से पड़े होंगे? सेकंड लास्ट परचेज से 67 पड़े होंगे, तो 10,100 एज इट इज बचे होंगे और 6,700 सेकंड लास्ट परचेज में से बचे होंगे। अब होना क्या चाहिए कि जो लास्ट परचेज है उसकी जो टोटल अमाउंट हमने आ रही है तो ये उसकी टोटल वैल्यू है, परचेज कॉस्ट है, लेकिन जो सेकंड लास्ट परचेज है वो क्योंकि 15,600 यूनिट्स की
परचेज अमाउंट है, तो वहां से एक पर यूनिट इंशाल्लाह भी मैं आपके सामने निकाल के 6700 यूनिट से मल्टीप्लाई करके फिगर निकाल सकता हूँ। मेरी बात सारी अब क्लियर हो गई है? मैं अभी आंसर्स नहीं पूछ रहा आपसे, मेरी बात हर एंगल से क्लियर हो गई है? अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जहां तक आपने पहले पेशेंस दिखाई है, आई रियली अप्रिशिएट, अपने पेशेंस से पहले मेरे जवाब दिए हैं। एक लास्ट स्टेप देख के अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, फिर इंशाल्लाह ये वर्क खुद से देख लिखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू 5 अब 10,100 जो यूनिट्स हैं 16,800 में से, इसकी तो एज इट इज हमें अमाउंट पता है 69,000 गौर से देखें 69,000 लेकिन जो सेकंड लास्ट यूनिट्स हैं, सेकंड लास्ट जो 6700 यूनिट्स हैं, उनके लिए फिर हमें एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। 6700 यूनिट्स को मल्टीप्लाई होना चाहिए, गौर से देखें, गौर से देखें। जब 15,600 यूनिट से परचेज हो रहे थे तो उनकी टोटल अमाउंट 11,113,100 थी। तो यहां मुझे अब एक पर यूनिट रेट चाहिए होगा। उसकी एक आसान सी वर्किंग से बन जाएगी 11,310,000 डिवाइडेड बाय 15,600 और देयरफॉर यहां से आपके पास एक पर यूनिट रेट आ जाएगा 725। Why I want पर यूनिट रेट? क्योंकि बेटा वो सारे यूनिट्स नहीं बचे, उसमें से सिर्फ 6700 यूनिट्स बचे हैं। तो 6700 यूनिट्स जो स्टॉक में पड़े हैं, बस हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो देयरफॉर 6700 इंटू 725 अगर मैं करूं तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट जरा। 6700 इंटू 725 तो 48,57500। अब जो 10,100 यूनिट्स है फास्ट परचेज के बचे हुए थे, उसकी अमाउंट हमने एज इट इज लिख ली, और 6700 यूनिट्स सेकंड लास्ट परचेज में से बचे हुए थे, उसकी हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करके वर्किंग कर ली। अब अगर इन दोनों अमाउंट्स को मैं प्लस कर लूं तो हमारे पास ये जो 16,800 यूनिट्स बचे हुए हैं, इनकी फिर टोटल कॉस्ट बाय यूजिंग FIFO कैलकुलेट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चे बता रहे हैं, अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करें तभी बात समझ आएगी। और अगर फॉर एग्जांपल आप बता नहीं भी रहे तो एटलीस्ट बेटा सॉल्व जरूर करें, और अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मुझे जरूर बताना आपने। आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन साथ साथ अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे भी समझाना आसान हो जाएगा, और आपको भी यकीन है साथ साथ अगर समझ आएगी तो आगे इशू नहीं रहेगा। ठीक है, ये सारी वर्किंग आइडिया सबको समझ आ गई है? पहले कैंडी मुझे जरा ये बता दें, आपको इशू तो नहीं रह गया? अब नोट करें, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अगर किसी का सवाल है तो पूछ ले। मैंने आपके सामने भी जुनेद ऐसे ना बेटा किया करिए, कुछ तो प्लीज पार्टिसिपेट किया करें साथ। ये अमाउंट आई है और ये क्वांटिटी आई है, जहां से यूनिट्स बचे हैं सेकंड लास्ट, वहां से आप अमाउंट और क्वांटिटी देख के पर यूनिट निकाल सकते हैं। बस सर ये पर यूनिट है सर, नंबर ऑफ यूनिट से जब डिवाइड करेंगे तो 725 रुपए पर यूनिट बन जाएंगे सर। ठीक है मिस्टर जुनाल, मिस्टर जुनेद एंड वकार, सब लोग प्लीज इकट्ठे हों। हाँ, हुआ कांटेक्ट में सर आमिर साहब से? आमिर साहब से अपनी कहा है उनसे जी? देख रहे हैं अगर मतलब प्रॉब्लम फिर आ रही है, या तो अब क्या वजह अभी आज फिर आ रहा है? हाँ?
जी मिस्टर आतिफ, मिस्टर इमरान, आतिफ का तो रिस्पॉन्स आ गया। जी इमरान साहब लिखिए। जी डियर, गेम अभी ऑन है। ये तो आगे कॉस्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखें। अब फाइंड आउट करते हैं एनआरवी। एनआरवी स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। शुरू करें वर्किंग, सब साथ हैं? खाली बता दीजिएगा जरा। वंस अगेन आप, ठीक है, थैंक यू। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक बात पहले तसल्ली से सुने। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ठीक है, रुक जाए। एनआरवी का फॉर्मूला जेल में लाएं। सबसे पहले एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस स्टोरी, प्लीज सुन के फिर फाइनल करें मेरे में। अब चेक क्या पता करना है कि ये जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं, इनको फ्यूचर में बेच के प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 16,800 यूनिट्स लिखें और मल्टीप्लाइड बाय जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स होते हैं ना, सब कुछ मैं रिवाइज कराता हूं अभी। जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होते हैं उनको आपने सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। अब सेल प्राइस पर यूनिट का कॉन्सेप्ट सुने, सब कुछ कल वाला रिवाइज करना चाह रहा हूं मैं आपके ज़हन में। आपने फ्यूचर सेल प्राइस को प्रेफर करना है अगर फ्यूचर सेल प्राइस अवेलेबल हो। अगर फ्यूचर सेल प्राइस ना हो तो फिर आपने करंट प्राइस कैलकुलेट करनी है, करंट सेल प्राइस देखनी है। और अगर करंट सेल प्राइस एक से ज्यादा हो तो फिर आपने लेटेस्ट सेल प्राइस कंसिडर करनी है। ठीक है, ये सब कुछ पहले याद आ गया। फ्यूचर सेल प्राइस लेनी है, वो ना हो तो करंट लेनी है, और करंट अगर एक से ज्यादा हो तो फिर आपने प्रेफर करना है जो लास्ट सेल प्राइस है। लेकिन बेटा आप इसको स्टेज में नहीं कीजिएगा, ऊपर डाटा में है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सामने रखें। अब ये वर्किंग बेटा नहीं कर सकते, यहां से तो परचेज प्राइस से सेल प्राइस नहीं होती। सेल प्राइस में तो प्रॉफिट शामिल होता है, ये डेटा परचेजेस का, तो ये एक से ज्यादा सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। मसला सही समझिएगा जरा। ये है क्वांटिटी सोल्ड, तो क्वांटिटी सोल्ड की कोई एसेट डेट्स अलग अलग हमें गिवन नहीं है, वो क्वांटिटी परचेज की है। क्वांटिटी परचेज को अगर आप कंसीडर करेंगे ना, वो तो आपके पास परचेज कॉस्ट पर यूनिट आएगी। हमें सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए। ठीक है, तो प्लीज 57,000 का कोई ब्रेकअप नहीं है जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है। अब अगर हम गौर से डाटा देखें तो हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूचर में हमने एक यूनिट कितने का बेचना है। पूरी बात उन्होंने कर ली, हमने एक यूनिट फ्यूचर में कितने का बेचना है उसकी एज सच हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ये सेल है, लेकिन ऑब्वियसली ये करंट पीरियड की एक इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, तो ये करंट ईयर सेल है। अगर आप इस करंट सेल को नंबर ऑफ ईयर सोल्ड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक करंट ईयर का रेट आ जाएगा, करंट ईयर का सेलिंग प्राइस का रेट आ जाएगा। अच्छा, इसको मिक्सअप ना कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब एक वर्किंग की थी तो बाई चांस जस्ट बाई चांस वो सेकंड लास्ट परचेज की कॉस्ट के बराबर आ रहा था। पुरानी परचेज और थी, लेकिन आप अगर सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो बाई चांस सेकंड लास्ट परचेज के बराबर आ गई है। ये हमेशा जरूरी नहीं है, सेल आप हमेशा सेल प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड करके करेंगे, लेकिन लग रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज होने के बावजूद आपने अपना प्रॉफिट शायद इंक्रीज नहीं किया बाद में। ठीक है, करना क्या चाहिए, 41,325 000 क्या है टोटल सेल अमाउंट, 57,000 क्या है नंबर यूनिट सोल्ड। यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे
725 पर यूनिट आ रहा है, लेकिन ये आंसर किस चीज का आ रहा है? सेल प्राइस करंट आ रही है या फ्यूचर आ रही है? फ्यूचर सेल प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने करंट सेल प्राइस निकाल ली है और करंट सेल प्राइस एक से ज्यादा नहीं है, देयरफॉर हम कंसीडर करेंगे कि यही करंट परचेज प्राइस फ्यूचर में भी अप्लाई हो जाएगी। मेरी बात आप बताएं, सब कुछ क्लियर हो गई है? सब कुछ मेरी बात समझ आ गई है सबको? पहले रिस्पॉन्ड करें, बाद में पहले मुझे वर्किंग कंप्लीट करवाएगा। चले अब फाइनल सुने जरा। तो 7.25 से बेटा मैं मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं, लेकिन ये जो 725 है इसकी फिर आपने कहीं ना कहीं वर्किंग जरूर लिखनी है कि ये फिगर कैसे आई थी, बाद में अपने डिवाइड भी करना है। ये फिगर कैसे आई है मैं एक दफा दोबारा फिगर रिपीट कर रहा हूं। 41325 000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर आप देंगे तो 1218,000 मींस जब कभी हम इन यूनिट्स को फ्यूचर में सेल करेंगे तो बेस्ड ऑन दिस डाटा हमें 12.18 मिलियन इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। 12.18 मिलियन मींस 1,21,80,000 रुपया हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, ये वर्किंग क्लियर है? नहीं यहाँ पे पहले करवा दें बाद में अप्रूव कीजिएगा। अगर कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें। नेक्स्ट आगे सुने आप। और बेटा परचेज रेट से थोड़ी मल्टीप्लाई करना है रहमान, परचेज रेट से मल्टीप्लाई करके सेल आ सकती है। मिस्टर रहमान हफीज, अगर हमने सेल निकालनी है तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस करें या लास्ट परचेज प्राइस कर दें? लास्ट परचेज प्राइस लेनी थी या अगर एक से ज्यादा सेल रेट्स है तो लास्ट सेल प्राइस लेनी है? जी मिस्टर रहमान हफीज जल्दी से बताएं। कम ऑन बेटा प्लीज सोचो तो सही। नहीं बेटा फिर इसमें से लेस करेंगे, रुक जाओ दोबारा। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। अब ये बात आप पूरी समझिएगा जरा। नेसेसरी टू मेक सेल, मैं पूरे वर्ड जरा इसलिए लिखा रहा हूं, याद रखने जरा। कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमने देखना ये है कि जब कभी ये 16,800 यूनिट्स बिकेंगे तो उस वक्त पैसे मिलेंगे कितने और उन पैसों को हासिल करने के लिए खर्चे फ्यूचर में कितने होंगे। इस बात को मिक्स अप नहीं कीजिएगा। ये जो है 15,900 ये इस पीरियड के ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, जिसमें कुछ सैलरीज वगैरह भी आ रही होंगी, मे बी कुछ बैंक चार्जेस वगैरह भी आ रहे हो, सेलिंग एक्सपेंसेस का वो भी मिक्स है। ये वो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं जो इनकर हो गए हैं। हमने ये सेलिंग एक्सपेंसेस अब कंसीडर नहीं करने, हमने ये सोचना है कि फ्यूचर में जब कभी ये यूनिट्स बिकेंगे तो उस वक्त कितने खर्चे एक्सपेक्टेड भी होंगे। तो ये क्या है? ये है करंट पीरियड के ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। हमें क्या चाहिए? फ्यूचर के सेलिंग एक्सपेंसेस, और किसके कॉन्टेक्स्ट में? जो हमने चीजें फ्यूचर में बेची उसके कॉन्टेक्स्ट में। मतलब हमें एक परसेंटेज दी हुई 2% ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस की एक रेशो दी हुई है। हम जब फ्यूचर में चीजें बेचेंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग 12180 हमें पैसे मिलेंगे। ये सेल है, फ्यूचर की सेल। तो हमारा जो 2% है वो किससे मल्टीप्लाई होनी है? 12180 से, ताकि 2% की बेस पे अप्रोक्सीमेटली फ्यूचर के सेलिंग एक्सपेंसेस आ सके। मेरी बात सबको क्लियर हुई है? सबको मेरी बात समझ आ गई है? ये हसन बेटा आपने जो वर्किंग की है, हसन आपने जो वर्किंग की है कंसंट्रेशन से सुनिएगा माय डियर। हसन 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 खास तौर पे आपने जो एक वर्किंग की है, आपने मुझे लग रहा है सब कैलकुलेटर पकड़े।
41325 000 लिखें, 41325, सबर करें मिस्टर फैजान, 41325 000 कैलकुलेटर में लिखें, इनटू 2% राइट करें, आपके पास जो आंसर आएगा 426,500। हसन आपने करंट ईयर के सेलिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं इस सेल की बेस पे, और यहाँ ये अमाउंट इसमें शामिल होगी, लेकिन अदरवाइज जो इसमें बैंक चार्जेस, सैलरीज वगैरह हैं, अदर देन द सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो रेंट वगैरह शामिल है वो भी इसमें मिला के ये आ रहा होगा। लेकिन हसन हम इससे इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? हमने क्या वर्किंग करनी है माय डियर, हमने ये देखना है कि फ्यूचर में जब ये पैसे रिकवर होंगे 16,800 यूनिट्स को बेच के, उस वक्त फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो ये शायद फिगर आपकी आ रही है, सॉरी मैंने जरा गलत लिख दी है, 243,600। असल आपको बात समझ आई है? वो छोड़ दे वो ठीक कर लिया मैंने फिगर। ये असल माय डियर आपको समझ आ गया बेटा? और मुझे किसी और साहब ने भी शायद कहा था कि रिपीट कर दें, बात क्लियर होगी बेटा प्लीज? कहीं और भी मुझे कुछ लोगों ने कहा था, बताइएगा प्लीज, अब रिपीट करने की फर्दर जरूरत तो नहीं है? अब नोट करें, बल्कि यहाँ तक सॉरी एक लास्ट वर्किंग करवा दूँ, एक नेट आंसर बता दूंगा। वन टू 180,000 minus to 43,600 is equal to 11,936,400 और दिस द अमाउंट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब आप लोग प्लीज सब कुछ लिख लें, मैंने एक स्टार सा लगाया था, स्टार इन सेंस के नीचे एक वर्किंग हुई थी इसकी, तो ये सब कुछ नोट करना है। और अब आई एम रिपीटिंग, जो लोग क्लियर हैं वो लिख लें वर्किंग, और जिन लोगों का इश्यू रह गया है वो प्लीज मेरे से डिस्कस कर लें, कोई अगर कंफ्यूजन रह गई है। कोई भी कंफ्यूजन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फुल कंसंट्रेशन, कोई इशू अगर रह गया स्टिल जरूर क्लियर करें। जी सर, उधर तो नहीं चल रहा कुछ? हाँ? नहीं कोई एडमिन शेडमिन तो नहीं, कोई मैसेज आप भी सकते हैं इस टाइम पे? नहीं शामिल हो गए ग्रुप में, फिर जो भी मैसेज आएगा आपका करनी है। ये बेटा ये वर्किंग सारी दिखानी होती है मिस्टर अब्बास, तो इसको नोट करना आपने। ये आतिफ अब्बास ये अभी फाइनल मैं खुद करता हूँ। जी माय डियर सर, जब फ्यूचर में ये रेवेन्यू अर्न होगा उस वक्त देखना है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे। ठीक है मिस्टर हसन खान? आतिफ सर काइंडली थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी फाइनल करता हूँ। माय डियर हसन मुनीर, कल इसकी एग्जांपल्स आई हैं यार। ये उस मोहम्मद अदनान को फाइनल करते हैं अभी, ठहरे जे। जी बेटा नहीं ऐसे कर सकते हैं इसलिए मैंने लिखा, बाकी अगर आपको कोई नहीं अच्छा और तरीका लगता तो आप यकीनन यूज करें। जी उसामा वो एक अलग इशू है, अभी कंक्लूड नहीं कर रहा मैंने जहां तक वर्किंग की है यहाँ तक कोई अगर आप कंफ्यूजन रहेगी तो बता दें। बट अब जिस तरह के बेटा अभी मुशर्रफ सलीम आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, दैट इज नॉट द बेटा वे। ये क्वेश्चन के एंड में प्लीज लिखा हुआ है कि पूरा सवाल सॉल्व हो गया है और आप काइंडली आप ये पूछ रहे हैं कि 2% कहां से है बेटा, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड माय डियर। साथ साथ रहे, इसका तो कोई बड़ा फायदा नहीं है। ये मेरा अब्दुल्ला हमारा वर्ड्स के हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल, इसमें सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस आने हैं। ठीक है अब्दुल्ला? जी माय डियर, अब
फाइनल इसकी फाइनल बहस सुने। अब मेरा फाइफो के मुताबिक कॉस्ट आई है 11,126,500 और एनआरवी आई है, अब जरा मिलने दो आंसर साहब, और एनआरवी आई है 11,936,400। सबसे पहले मुझे ये बता दें फिगर गौर से देखे, क्या हम फ्यूचर में कोई गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सही वर्ड बताइएगा, गेन या लॉस। क्या कोई फ्यूचर में गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड है? बेटा दानियाला बिस्सा ना किया करें बेटा, सीरियसली चीजें। गेन एक्सपेक्टेड है दानियाल या लॉस? गेन एक्सपेक्टेड बेटा, एनआरवी ज्यादा है, कॉस्ट कम है। दानियाल क्लियर है? जी एंटिसिपेटेड गेन। अब फाइनल सुने मेरे वर्ड्स, अब गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड करना नहीं है, गेन तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली अकर होगा। फिलहाल क्या करना है, अब स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें या एनआरवी पे? फाइनल वर्ड बोले, कॉस्ट पे या एनआरवी पे? सब बताएं सब बताएं सब बताएं। लोअर क्या बनता है अब? लोअर इज कॉस्ट दैट इज, अब लास्ट एक सेंटेंस बस लिख के फाइनल करना जरा। लोअर इज कॉस्ट दैट इज 12,126,500। तो कॉस्ट पे क्यों रिकॉर्ड करें? क्योंकि वो लोअर है, और कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने से फिर गेन इमीडिएटली इंशाल्लाह रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस लिखना। अब इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करवा दें। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन वापस आ जाएं जहां इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, हमने 5-6 लाइनें छोड़ी हुई हैं। फाइनली अब क्लोजिंग स्टॉक के सामने बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन हमारी फिगर बता देगी 11,126,500, 11,826,500। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करके मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दें और ग्रॉस प्रॉफिट मेरे साथ मैच करें। 39, या फिगर मैं लिख लेता हूं, आपसे मैच करना है, ऐसे आपको करनी पड़ेगी। 39,519,500। हाँ ये जरूर देखने की बदल ठीक आ रही है नहीं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी बेटा मुशर्रफ, ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। जी दानियाल मुशर्रफ, ग्रॉस प्रॉफिट कैंडी बताएं, सेल में से लेस करके। प्लीज इनके नाम बोल रहा हूँ, प्लीज बताएं। जमान बेटा वर्किंग सही करो यार। बाकी भी बता दें, लेकिन खासतौर पर इनके नाम बोल रहा हूँ, प्लीज पार्टिसिपेट। साथ साथ नहीं रहते आप लोग, फिर वो बाद में प्रॉब्लम आती है। बेटा हम अपनी वर्किंग चेक करें, अल्लाह का शुक्र है फिगर ठीक है। 18,05,500। जी माय डियर, अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू फाइनली आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद रुके। बेटा अपनी फिगर्स मैच चेक करें, आदिल गलत है। फाइनल बताएं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग ऑपरेटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस कितने लिखूं? क्या इन ऑपरेटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस में अब फ्यूचर के एक्सपेंसेस भी ना कर दूं? फिगर बतानी करनी कितने लिखूं? क्या वही लिखूं जो डले थे, या इसमें खुदा न खास्ता इस साल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए अगले साल के सेलिंग एक्सपेंसेस भी बेटा ऐड खुदा न खास्ता कर लूं? सोचें सोचें, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम? जी डियर, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरा सेम रहेंगे 1525,900। ये 2% हमने सेलिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं, ये कब होंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ये रिकॉर्ड करेंगे। इस वर्किंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि फ्यूचर की वर्किंग से पता चल जाए कि कहीं लॉस एक्सपेक्टेड तो नहीं था, और अगर लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है तो हमने कॉस्ट से रिकॉर्ड कर लिया एंड स्टोरी एंड्स। तो लोअर कॉस्ट एनआरवी का इफेक्ट सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग पे आता है, उसके चेंज होने से ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट्स में चेंज आ जाता है। बहरहाल यहाँ तक मैंने फिगर्स कंप्लीटली लिखनी है, किसी फिगर में अगर कंफ्यूजन रह गई है तो अब वो मुझे बस बता दें, जिनको क्लियर है वो रहने दें, सिर्फ मुझे वो लोग अब रिस्पॉन्ड करें जिनका कोई क्वेश्चन रह गया है, और जिन्होंने लिख लिया है बस ठीक है, बताने की भी जरूरत नहीं है। सर जी अगर लॉस भी हो रहा होता तब भी एक्सपेंसेस में शामिल ना करते, वो लॉस अगर हो रहा होता माय डियर शाहजेब तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक लोअर पे लिखने से वो जो लॉस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट में चला जाता है। तो एक्सपेंसेस में शामिल नहीं करना फ्यूचर के एक्सपेंसेस को, सिर्फ वर्किंग ऑफ एनआरवी में करना है, और अगर उस वर्किंग के रिजल्ट में एनआरवी लोअर आ जाती तो मैं फिर लोअर फिगर लेता तो ऑटोमेटिकली लॉस से रिकॉर्ड होता था। इस साल के मॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और वो एज इट इज आ गए। 2% हमने वर्किंग तो कर ली है, लेकिन उस 2% फ्यूचर के एक्सपेंसेस आए हैं। ठीक है मिस्टर मॉज, वजाहत मॉज। जी डियर कोई और क्वेश्चन मॉज और वजाहत के अलावा? मैंने कहा है काशिफ, करंट ईयर के करंट ईयर में आएंगे और फ्यूचर ईयर के फ्यूचर में आएंगे, ये सेम हो या डिफरेंट हो। सर जी इस साल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, इस साल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए मिस्टर मॉज इस साल के एक्सपेंसेस आएंगे। आप खुद सोच लें, क्या इस साल का प्रॉफिट निकालते हुए इस साल के खर्चे आने चाहिए या फ्यूचर का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ जाने चाहिए मिस्टर मॉज, मिस्टर काशिफ? काइंडली अपना सेंटेंस ठीक करें प्लीज मिस्टर काशिफ। करंट ईयर में करंट ईयर के और फ्यूचर में फ्यूचर के। ठीक है महाजन काशिफ हम ये कोई और क्वेश्चन रिस्पॉन्ड किया करें ना बाद में। ये मिस्टर मॉज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में क्या इशू हो गया बाजार? सर ये फिर वही एकदम बाजार सब शुरू हो गई है, आप साथ साथ नहीं चल रहे, बताइए क्या मसला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में? वो उसामा को मैसेज करें कि आतिफ अब्बास का कोई मैसेज आया हुआ है या कोई क्वेश्चन का, तो उसामा से कहना। बेटा पहले जब अब्दुल्ला वर्ड सही करें, अगर एनआरवी लोअर होती तो हम लोअर एनआरवी वाला स्टॉक लिख लेते, ऑटोमेटिकली सेल रिकॉर्ड हो जाना था, उसका इशू ही कोई नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इस साल के वो एज इट इज रहेंगे, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट में लॉस इफेक्ट आ जाना था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बदलने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर अब्दुल्ला। ये अब और कोई सवाल तो नहीं प्लीज किसी का? फाइनल जरा एक मिनट रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है सर नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। अब 20 मिनट रिमेनिंग रह गए, इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जरा शुरू कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन से सुनिएगा जरा। जी शिराज हमने ऐसे ही किया। FIFO वेटेड एवरेज का लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे आता है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स पे इफेक्ट आ जाता है, और यही बस आपने अंडरस्टैंड करना था मेरे साथ। नेक्स्ट पेज पे आ जाए।
मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंटरीज, एक पेन हाथ में रख लें, रजिस्टर टैब बंद ही कर दें, मेरी बातें तसल्ली से आराम से गौर से सुनिएगा। रियल लाइफ में कंसंट्रेट प्लीज छोड़ दें इधर उधर। कभी बड़े रियल लाइफ में अगर प्रैक्टिकली स्टॉक की वर्किंग हो रही हो, इन्वेंटरीज की रिकॉर्डिंग करनी हो आपने, तो दो मेथड्स प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं। यू कैन आइदर यूज, मुझे 5 मिनट जरा देने पहले आपने, वी कैन आइदर यूज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, वी कैन आइदर यूज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इकट्ठा भी पढ़ने की पोजीशन में हम नहीं है इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ फोकस करेंगे कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अगर रियल लाइफ में यूज हो रहा हो तो फिर क्या होता है। फिर जब इंशाल्लाह पीरियोडिक हम समझ लेंगे तो फिर इनकी भी बहस हो सकती है कि पीरियोडिक और परपेचुअल में क्या डिफरेंस है। मतलब मेरा इसका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस में अकाउंटेंट हैं और उसमें कुछ चीजें खरीद के बेची जा रही हैं, तो आप ये हिसाब रखना अगर चाहते हैं कि इन्वेंट्री आई चली गई, इन आउट का हिसाब अगर रखना चाहते हैं, तो एक नंबर 1 मेथड है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और ऑल्टरनेटिवली फिर दूसरा भी एक है परपेचुअल। फर्स्ट करें, आप अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं तो करंट ईयर के एंगल से पॉइंट नंबर 1 पढ़ें, परपेचुअल की तरफ अभी देखना भी नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या लास्ट पीरियड के एंड पे कुछ स्टॉक बचा हुआ था। अगर बचा हुआ था तो आप उसको अपने करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक कह देंगे। पहला सेंटेंस क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट। सबसे पहला काम हम पीरियड के स्टार्ट पे क्या करेंगे कि अगर लास्ट ईयर के एंड पे कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था उसको हम नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे एज इट इज ओपनिंग स्टॉक कह देंगे। नंबर 2, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई परचेज हो रही है, कोई परचेज रिटर्न हो रही है, तो उसको हम जिस जिस दिन पे ये काम हो रहे होंगे हम उस 10 दिन पे डेट वाइज इन चीजों की काउंटिंग करते जाएंगे। मसलन अगर परचेज भी है हम परचेज डेबिट कर लेंगे, कैश क्रेडिट कर लेंगे, या अगर क्रेडिट परचेज है तो परचेज डेबिट करके क्रेडिटर्स क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। सिमिलरली अगर परचेज रिटर्न है, कंसंट्रेट करें फुल, तो कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट अगर कैश परचेज रिटर्न है, और अगर क्रेडिट परचेज रिटर्न है पूरी कोशिश करें बोला करें, फिर परचेज रिटर्न्स क्रेडिट करके क्रेडिटर डेबिट कर लेंगे। ये काम कब करेंगे? अगर आप पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज कर रहे हैं, डेट वाइज ये काम हो रहा होगा। सब कुछ क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक पहले दोनों पॉइंट्स क्लियर है माय डियर? आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट से बन के विजुअलाइज करिएगा चीजें। नंबर 3, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अगर है तो सेल और सेल रिटर्न्स भी डेट वाइज रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। मतलब जिस डेट पे सेल हुई है डेटर या कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और जिस डेट पे सेल रिटर्न हुई है सेल रिटर्न डेबिट कैश या डेटर क्रेडिट। ये जब मैं इससे एंट्रीज बोलता हूं आप लोगों को समझ आती है? तब मैं एंट्रीज बोलना शुरू हो जाता हूं तो मेरी बात फॉलो कर लेते हैं आप लोग? क्या ऐसे तो नहीं कि खुदा ना खास से मैं एंट्रीज बोलता जा रहा हूं और आपको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये फैजान साहब अब टाइम नहीं लगना चाहिए माय डियर, कंसंट्रेशन का काम है। जी आगे बढ़े। तो इट मींस अगर यहां पे हम रिपीट कर लें तो नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर के क्लोजिंग से आ जाएगा, फिर परचेज हो परचेज रिटर्न हो, नंबर 3 में सेल हो या सेल रिटर्न हो, ये सब कुछ डेट वाइज किया जाता है। प्रॉब्लम है पॉइंट नंबर 4 में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हो कंसिडर करें, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स पे 1 मिनट रुकेगा। अगर ओनर अगर ओनर अगर ओनर
बल्कि पहले से शुरू करना है। यहाँ लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ लॉस। अगर कोई गुड्स का लॉस हो जाए तो मुझे कोई एंट्री बताएगा? अगर कोई गुड्स का लॉस है, सोच के कोई एंट्री बता सकते हैं मुझे? फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा गुड्स की थेफ्ट हो गई है या कोई बाय फायर डिस्ट्रॉय हो गई गुड्स, तो एंट्री बता सकते हैं? ट्राई 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 मीडियम। लॉस डेबिट, गुड्स क्रेडिट, लेकिन गुड्स मतलब ना बेटा अनुमान, गुड्स का लॉस हुआ है। गुड्स मींस परचेजेस क्रेडिट। लिखें पेज के लेफ्ट साइड पे, लिखें, जगह है, थोड़ी सी जगह बनाए। गुड्स का मतलब, गुड्स के लिए कंपनी हेड क्या होता है? परचेजेस। लिखें लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होगी या सेल प्राइस पे होगी? बताएं। फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए, 20,000 रुपए का आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल लिया 20,000 का, और खुदा न खास्ता वो खराब हो जाए, टूट जाए, गिर जाए, क्या 20,000 पे ही एंट्री करेंगे या आप सेल प्राइस पे रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे? सेल प्राइस को बेटा तभी यूज करते हैं जब चीजें सेल हो जाए। मतलब अगर लॉस हुआ है तो आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर 2, उसके आगे पहले पढ़ने में लिखा हुआ ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अगर ओनर बिजनेस की गुड्स की ड्राइंग्स कर ले तो कोई एंट्री बताएंगे? अगर ओनर ड्राइंग्स कर ले गुड्स की तो ड्राइंग्स डेबिट, और गुड्स की अगर ड्राइंग्स हैं तो परचेजेस क्रेडिट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मेरी? अच्छा ये भी बताएं, ये एंट्री एट कॉस्ट करेंगे या एट सेल प्राइस? बताना, लिख के बताएं। क्या अगर ओनर चीजें घर ले जाए, फॉर एग्जांपल कोई सी चीजों की जरूरत पड़ी घर में, तो कॉस्ट पे करेंगे या सेल प्राइस पे? कॉस्ट पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। सेल प्राइस कब यूज होगी? जब चीजें बेचेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आए वापस अपने सेंटेंस पूरा करें। कॉस्ट ऑफ लॉस, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स वगैरह, बाकी भी चीजें भी और आएंगी, कुछ चैरिटी वगैरह के बीच में डिस्कशन आएगी। और कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड रादर देन डेट वाइज। Cost of sales are also calculated at the end of the accounting period after measuring closing stock at the end of the period। अब ये जो इतना सारा मैंने इकट्ठा ही पढ़ दिया है आपको शायद बताए बगैर ही, उसको जरा 1 मिनट समझने के लिए जरा वापस अपनी जो इनकम स्टेटमेंट भी थोड़ी देर पहले बनाई है वो देखा था। ये पूरा जो क्वेश्चन ने कैलकुलेट किया अभी, हमने पूरा साल गुजर गया, परचेज होती रही डिफरेंट डिफरेंट, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स भी होती रही, पूरा साल गुजर गया, हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस लिखी इस पीरियड की, एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिने, उनकी कॉस्ट निकाली, फाइफो से हमने निकाली, और फिर एनआरबी से कंपेयर किया, और क्लोजिंग लिख के फिर एक कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली एंड में। इसी तरह अगर कोई लॉस होता, कोई ड्राइंग्स होती, और हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं, तो ये जो चीजों का लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर अगर हुआ, गुड्स ड्राइंग्स भी ड्यूरिंग द ईयर हो गई, तो उनकी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स साथ साथ ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट नहीं की जाती है, एट द एंड ऑफ द पीरियड ये सारे काम किए जाते हैं। अगर ये वाले काम भी कॉस्ट ऑफ लॉस, ड्राइंग्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑफ द पीरियड की बजाय साथ साथ होने शुरू हो जाएं, तो फिर ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, जो बाद में मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। असल में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं कंपैरेटिवली बड़े बिजनेसेस की जगह, छोटे छोटे बिजनेसेस के शॉप्स हैं, जहां पे एक अकाउंटेंट को, क्वालिफाइड अकाउंटेंट को रखना जरा प्रैक्टिकली मुश्किल इस सेंस में होता है क्योंकि वो सैलरीज वगैरह ज्यादा लेता है। तो जहां जहां
स्मॉल बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वहां फिर जरा टाइम सेव करने के लिए सेल परचेज तो डेली बेसिस पे रूटीन में रिकॉर्ड कर ली जाती है, लेकिन चीजों का अगर कोई लॉस हुआ है, कोई ड्राइंग्स हो गई हैं, कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग है, ये इसलिए बेटा एंड में कर ली जाती है ताकि ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर टाइम वेस्ट ना हो, और टाइम वेस्ट ना करने की बजाय साल के एंड में ही, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट निकालना होता है, इसलिए फिर एंड में एक दफा ये वर्किंग करके कॉस्ट ऑफ लॉस, ड्राइंग्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो अगर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है तो लॉस, ड्राइंग्स आर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड rather than date wise, and cost of sales are also calculated at the end of the period after measuring the stock at the end of the period, means at the end of the period क्या करें, FIFO या weighted average से कॉस्ट निकाल लें, उसको एनालिसिस से एक बार कंपेयर कर लें, और अगर साल के एंड में ये सारा काम कर रहे हैं rather than कि उन डेट्स पे जिन डेट्स पे सेल हुई है, तो then we are using periodic inventory system। एक सेकंड जस्ट इसको अगर कंपेयर कर लें ताकि थोड़ा सा बात समझ आ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस सेल्स को अगर आप पढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ लॉस, drawings of goods as well as cost of sales are calculated and recorded date wise। What is the only difference major? ये बड़ा आवाज का इशू तो नहीं आ रहा? वो तो एक बच्चे ने वैसे कहा, ये मेरी आवाज सही आ रही? बात ये हो रही थी, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर पीरियड के एंड पे ये काम हो रहे हैं, लॉसेस की कॉस्ट, ड्राइंग्स और कॉस्ट ऑफ सेल, तो वी आर यूजिंग पीरियोडिक। और अगर जिस दिन लॉस हुआ है, जिस दिन ड्राइंग्स हुई है और जिस दिन सेल हुई है, उस दिन कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग हो रही है, डेट वाइज अगर हो रहा है, तो देन वी आर यूजिंग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। उसका फिर मैं अलग भी डिस्कस करता हूं। और फाइनली एक आखिरी पॉइंट पढ़ लें, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अगर फॉलो हो रहा है तो देन क्लोजिंग स्टॉक इज काउंटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो शायद हो भी गई है, और मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। जस्ट एक मिनट में अपनी बात में कंप्लीट कर लूं, फिर आप मुझसे क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। अब इसको कंपेयर करने अगर हम परपेचुअल से, तो बेटा जो बड़े बिजनेसेस हैं वो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 ऐसे ही करते हैं जैसे पीरियोडिक में हो। पढ़े जरा, ओपनिंग स्टॉक आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर से, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न्स भी डेट वाइज, सेल और सेल रिटर्न भी डेट वाइज। तो ये पॉइंट्स एज इट इज है पहले 3, और सब कुछ ही इन अदर वर्ड्स डेट वाइज कर लिया अगर जाए। जो ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है उसको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाले दिन रिकॉर्ड किया जाए, इररिस्पेक्टिव को किस चीज की ट्रांजैक्शन है। तो वी आर फॉलोइंग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। लेकिन अगर सिर्फ परचेजेस, सेल्स और रिटर्न्स डेट वाइज हो जाए और बाकी काम एक ही दफा जब इनकम स्टेटमेंट एंड में बन रही है उस वक्त रिकॉर्ड हो जाए, तो वी आर यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम यही अज्यूम करेंगे कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम भी अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें मेजर डिफरेंस सिर्फ पॉइंट नंबर 4 में है। 5 भी पढ़ लें, एट द एंड ऑफ द पीरियड स्टॉक इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें कहां तक बात समझ आ गई है, अगर इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। जी आतिफ अब्बास साहब, ये मैंने अभी बताया। अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है वो हमने पीरियोडिक से किया है। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो पीरियोडिक से करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो तो परपेचुअल भी यूज हो सकता है। वो कैसे यूज होता है ये इंशाल्लाह भी डिस्कशन रहती है। मैंने सिर्फ जो आपके सामने बात रखी हुई है कि सिर्फ पॉइंट नंबर 4 में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, जस्ट एक मिनट रुकिएगा जरा, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। पॉइंट नंबर 4 में भी क्या चेंज है कि जो लॉसेस है ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स अगर हुई है, कुछ चैरिटी वगैरह हो गई है, गुड्स जो सेल हुई उनकी कॉस्ट है, अगर इन चीजों के लिए हम ईयर एंड तक वेट कर रहे हैं तो ये पीरियोडिक है मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर हारिस, मिस्टर राशिद। और अगर इन चीजों के लिए भी हम डेट वाइज ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है जी, नजरात के क्वेश्चन से राशिद, हारिस, अब्दुल्ला, आदिल ने तो बहरहाल कमेंट दिया है, हुसैन। असल में बेटा आइडियल ये है हुसैन जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आइडियल बेटा यही है कि डेट वाइज किया जाए।
देखिए आपको जिस दिन लॉस हुआ उस दिन पता होना चाहिए, जिस दिन ड्राइंग्स हुई है उस दिन पता लगना चाहिए कितने की हुई है, और जिस दिन चीजें बिकी हैं अगर उसी दिन कॉस्ट ऑफ सेल भी पता चल जाए तो आप उसी दिन ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। ठीक है मिस्टर हुसैन, तो आइडियल ये है कि परपेचुअल हो, लेकिन हर बिजनेस के लिए ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम अगर यूज करना है तो ये प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस केस में जरा ज्यादा डिटेल्ड अकाउंटिंग करनी पड़ती है, फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ज्यादा अकाउंटेंट्स रखने पड़ते हैं, जो छोटे बिजनेसेस के लिए शायद कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है, तो देयरफॉर पीरियोडिक भी यूज किया जाता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो हम भी पीरियोडिक यूज करेंगे, लेकिन एग्जामिनर अगर परपेचुअल का जिक्र करेगा तो हम परपेचुअल से वर्किंग करेंगे, परपेचुअल होता कैसा है फिर हम डिस्कस करेंगे। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, परपेचुअल जो है फिलहाल आपको आइडिया नहीं है, जितने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इनमें परपेचुअल यूज होता है, नॉर्मली पीरियोडिक है। बहरहाल प्रैक्टिकली अगर आपको ना भी फिलहाल प्रैक्टिकल इश्यूज का इस वक्त मसला नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल पता होना चाहिए। ये वॉइस इशू थी इसलिए मैंने रिपीट किया है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? प्रैक्टिकली जो होता है वो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आइडिया इसलिए भी है कि मैं थोड़ा सा आइडिया हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जैक्टली कैसे होता है वो इंशाल्लाह अभी ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। अब आप इस तरह करें, क्वेश्चन इंशाल्लाह हम इसके कल करेंगे, क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है फिलहाल मुझे यहां तक बता दें कि कोई कंफ्यूजन फाइनली तो नहीं रहेगी अब? ये राशि अभी उसकी बेटा जरूरत नहीं है। अच्छा सर इस तरह कीजिएगा, अब कल मैंने आपको टेस्ट अनाउंस किया हुआ, लेकिन बता वो जो अब ऑनलाइन मोड है, जब ऑनलाइन मोड में आप से क्लास में टेस्ट लेना तो जरा गैर मुनासिब सा है। आपको अदर देन क्लास इंशाल्लाह मैं एक टेस्ट शेयर करूंगा आफ्टर द क्लास कल, तो आप लोग आज इसको टेस्ट को फाइनल करें, हम इंशाल्लाह अपने नॉर्मल टाइम में क्लास रख लेंगे, और क्लास के बाद फिर मैं आपको एक टेस्ट शेयर कर दूंगा। आप फिर वो अदर देन फिर आपको नंबर भी भेज दूंगा, उस नंबर पे आप अपने टेस्ट सॉल्व करके सेंड भी करेंगे। तो आज मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, आप अपने बीरस के क्वेश्चंस जो मेजर मेजर थे, क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड्स, 11 12 13 14, ये 4-5 सवाल को मस्त दोबारा सही तरह रिवाइज करें। इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात होगी, टेस्ट की तैयारी करें, पिछली चीजें याद रखें, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।